आधी रात का वक्त एक महिला चिल्ला चिल्ला कर रो रही है और रोते पीटते वो कहीं जा रही है। उस महिला के हाथ में एक कटा हुआ हाथ है जो किसी इंसान का है और एक चांदी का कड़ा। महिला बिलखते हुए ग्राम प्रधान के पास पहुंचती है। उस महिला के साथ उनका भतीजा महावीर भी है। दोनों ग्राम प्रधान के घर पर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनका दरवाज़ा पीटने लगते हैं। कुछ वक्त में दरवाज़ा खुलता भी है और ग्राम प्रधान बाहर निकलते हैं। ग्राम प्रधान पूछते हैं, अरे बहन, तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतना रो क्यों रही हो? जिस पर वो महिला कहती है, प्रधान जी, किसी ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया है। ग्राम प्रधान बहुत ही हैरानी के साथ कहते हैं, अरे ये क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? जिस तरह महिला अपनी बेटी का जला हाथ दिखाते हुए कहती है, ये देखिए मेरी बेटी का कड़ा है और ये उसका जला हुआ हाथ है। जला हुआ हाथ देखकर ग्राम प्रधान के होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हुए सारा मामला बताते हैं। लेकिन वक्त के साथ जब मामले की परतें खुलती हैं तो यकीन जानिए खुद पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये पूरी कहानी हवस, धोखे और रेप में उलझी हुई है, जिसने उस खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह खौफनाक सच्ची घटना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के नरसिंहपुरा गांव की है, जहां 2 अगस्त साल 2022 के रोज अचानक वो लड़की कहीं लापता हो गई। 17 साल की लड़की बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर कई लोगों की नीयत खराब हो रही थी। उस रात माँ बेटी का कटा हुआ जला हुआ हाथ लेकर प्रधान के घर पहुंची थी, जिसके बाद अगले दिन पुलिस गांव पहुंचती है और फिर पुलिस टीम गांव के उस हिस्से में जाती है जहां 5 भट्टियां लगी हुई थी। इन भट्टियों में कोयला बनाया जाता था। पुलिस भट्टियों को चेक करती है। 4 भट्टियां पूरी तरह ठंडी थीं, मानो पिछले कई दिनों से उन्हें जलाया ही नहीं गया। लेकिन एक भट्टी गर्म थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसे पानी डालकर जबरन बुझाया गया है और बस कुछ वक्त पहले तक वो जल रही थी। पुलिस भट्टियों की जांच कर रही थी, लिहाजा गांव वालों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। डीएसपी श्याम सुंदर तेज आवाज में पूछते हैं, ये जल रही भट्टी किसकी है? भीड़ में खड़ा कालू नाम का शख्स कहता है कि ये भट्टी संजय की है साहब। इसके बाद डीएसपी पूछते हैं कि क्या कल रात किसी ने भट्टी में जलती हुई लाश को देखा था? जिस पर एक नौजवान कहता है कि हाँ साहब, मैंने देखा था। डीएसपी अपना अगला सवाल करते हैं, तुम कौन हो और क्या देखा तुमने? जिस पर वो नौजवान कहता है कि साहब, मेरा नाम महावीर है। कल शाम को 4 बजे अचानक 17 साल की मेरी बहन कहीं लापता हो गई। मैं और मेरी चाची शाम से ही उसे तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। रात करीब 12 बजे जब हम दोनों बेटी को तलाश करते हुए इन भट्टियों के पास पहुंचे तो हमको बिटिया की चप्पल मिली, जिसे मेरी चाची ने पहचान लिया। इसके बाद हम दोनों ने गौर किया कि 5 भट्टियों में से सिर्फ एक भट्टी जल रही थी और उसमें एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसी बदबू तब आती है जब शमशान में कोई शव जलाया जाता है या कोई इंसानी चीज़, जिंदा चीज़ जलाई जाती है। हम दोनों तुरंत इस भट्टी के पास पहुंचे और जब झांक कर देखा तो उसमें मुझे एक कड़ा मिला जो मेरी चचेरी बहन माया का था। माया का वो कड़ा मैंने ही लाकर उसे दिया था, इसलिए मैंने उसे पहचान लिया। इसके बाद जब मैंने लकड़ी से आग को इधर उधर किया तो उसमें एक कटा हुआ इंसानी हाथ मिला जो उसमें उस भट्टी में जल रहा था। हमने तुरंत ही उसे बाहर निकाल लिया। इसी के साथ महावीर ने वो जला हुआ इंसानी हाथ भी डीएसपी को दिखाया, जिसे देखकर खुद डीएसपी के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डीएसपी को समझ आ गया कि कोई तो राज है जिसकी पर्देदारी चल रही है। इसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर महावीर के घर पहुंचे, जहां उन्होंने महावीर की काकी और उस लड़की की माँ यानी माया की माँ से मुलाकात की। माँ ने पुलिस को बताया कि साहब, मेरी बेटी की उम्र 17 साल थी। वो बहुत खूबसूरत थी। गांव के तमाम लोग कहते थे ये तो बिल्कुल हीरोइन लगती है। माया ने बताया कि कल मेरे पति को रिश्तेदारी में जाना था, लिहाजा हम लोगों ने बेटी माया को बकरी चराने भेज दिया। शाम 6 बजे तक जब बेटी माया घर नहीं लौटी तो हमको फिक्र होने लगी। हम लोगों ने तलाश करना शुरू किया तो बेटी का कुछ पता ही नहीं चल पाया। हम लोग खेतों की तरफ जा रहे थे तो हमको रास्ते में कालू मिला। कालू गांव के बाहर एक एरिया में रहता है, तो कालू जो था हमारी बकरियों को लेकर गांव की तरफ आ रहा था। मैंने कालू को रोक कर पूछा कि मेरी बेटी माया कहाँ है और तुम्हें बकरियां कहाँ से मिली? ये तो हमारी हैं।
महिला के सवालों का जवाब देते हुए कालू कहता है कि मुझे ये बकरियां मेरे तंबू के पास भटकती हुई मिली। मुझे लगा कि ये किसी गांव वाले की है, लिहाजा मैं इन्हें गांव पहुंचाने जा रहा था। महिला ने बताया कि कालू के हाथ में बकरियां देखकर हम लोग और ज़्यादा डर गए। धीरे धीरे रात का 1 बज गया। रात के वक्त जब हम लोग भट्टी के पास पहुंचे तो बेटी का कटा हुआ हाथ मिला। पुलिस को यह समझ में आ गया कि सारा खेल भट्टी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लिहाजा डीएसपी श्याम सुंदर तुरंत गांव के बाहर खेतों में जो भट्टियां लगी थी उनके पास पहुंचे। भट्टी के सामने कुछ खेत खाली पड़े हुए थे, उनमें कुछ तंबू गड़े थे और तंबू के बाहर कालू नाम का वो शख्स खड़ा था जिसने पहले दिन पुलिस को जवाब दिया था। और महिला ने जो पूरी ये कहानी बताई उसमें कालू ही वो बकरियां जो थी उनके वो लेके घर वापस जा रहा था। तो पुलिस ने कालू, जब पुलिस और डीएसपी जो थे वो कालू से बात करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो कालू हद से ज़्यादा घबरा जाता है। कालू भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस जो थी उसे दबोच लेती है। पुलिस ने उस टेंट में रहने वाले करीब सभी लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें कालू, उसका भाई कान्हा, उसकी पत्नी लाड देवी और संजय समेत कुल 9 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस ने कालू और कान्हा के साथ संजय नाम के जिस शख्स को दबोचा था, ये सारी भट्टियां उसी की थीं। थाने पहुंचने के बाद एकांत कमरे में पुलिस ने संजय से पूछताछ शुरू की। चूंकि संजय भट्टी का मालिक था और सारी कहानियां भट्टी के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो पुलिस संजय से पूछताछ शुरू करती है। पहला सवाल पुलिस ने संजय से पूछा, क्यों मारा लड़की को और उसकी लाश को और कैसे जलाया तुमने? पुलिस के सवालों से संजय डर गया। वो लगातार खुद को अनजान और बेगुनाह बता रहा था, लेकिन जैसे ही डीएसपी श्याम सुंदर ने जरा सी सख्ती बरती तो संजय टूट गया और उसने सारे राज बेपर्दा कर दिए, जिससे पुलिस के हाथ सीधे कातिल तक पहुंच गए। दरअसल संजय ने पुलिस को बताया कि 2 अगस्त की शाम कालू ने उसे फोन करके बुलाया था गांव। कालू ने बोला कि तुम जल्दी आ जाओ। संजय कहना था, मैं जब गांव पहुंचा तो देखा कि एक भट्टी जल रही है, जबकि 4 भट्टियां बंद थीं। जिसमें जो भट्टी जल रही थी, जब मैंने उस भट्टी में देखा तो उसमें एक लाश पड़ी थी जो जल रही थी। संजय ने पुलिस को बताया कि उसने कालू से पूछा, ये किसकी लाश है और क्यों तुमने इसे भट्टी में इस तरह जला दिया? जिस पर कालू कहने लगा, ये कौन है, क्या है, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि लाश जलकर राख नहीं बन पा रही, अब इस लाश का क्या किया जाए? तभी कालू एक बार फिर तपाक से बोलता है, अब इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। बस क्या था, डीएसपी श्याम सुंदर ने कालू और कान्हा से पूछताछ शुरू कर दी और संजय को फिलहाल के लिए साइड कर दिया गया। करीब 24 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार कालू टूट गया और उसने जो राज बेनकाब किए उसके बारे में जानकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गए, परेशान हो गए। दरअसल पूछताछ में कालू ने बताया कि वो माया को बहुत दिनों से वॉच कर रहा था। वो कह सकते हैं कि उसको छुप छुप कर देखता था। माया बहुत खूबसूरत थी। वो रोज़ अपने पिता के साथ बकरी चराने आती थी, जिसे देखकर कालू की नीयत खराब हो रही थी। 2 तारीख को माया के पिताजी जो थे, माया के पापा, उन्होंने कालू से कहा था कि कालू, मैं दावत में जा रहा हूँ रिश्तेदारी में, तुम जो हो माया का ख्याल रखना। ये कहकर माया के पापा माया को छोड़कर घर वापस लौट जाते हैं और घर जाकर तैयार होकर वो शादी में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब शाम होने लगी तो कालू ने अकेला पाकर माया को दबोच लिया। माया भागने की कोशिश करने लगी और फिर चोट खाकर गिर पड़ी। कालू ने लपक कर उसे जमीन पर ही दबोच दिया और उसके ही दुपट्टे से उसका मुंह बांध दिया। वो छटपटा रही थी, लेकिन कालू उसे खेत के किनारे घसीटता हुआ ले गया और सुनसान जगह पर कालू ने माया के साथ रेप किया। इसी बीच कालू का भाई कान्हा भी वहां आ गया। उसने तुरंत कालू को हटाया, लेकिन वो माया को बचाने नहीं आया था, बल्कि उसने कालू को हटाया और वो खुद माया के साथ रेप करने लगा। जिस वक्त कान्हा रेप कर रहा था तो कालू निगरानी कर रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। 2 बार रेप हुआ था, लिहाजा माया भी बदहवास हो गई। कान्हा के रेप करने के बाद कालू ने एक बार फिर बलात्कार किया। कुछ देर के बाद माया को होश आ गया। कालू और कान्हा ने माया को जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की सख्त हिदायत दी। दोनों हैवानों ने माया से कहा कि तुम चुपचाप घर चली जाओ और किसी से कुछ मत बताना, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन माया बार बार कहती रही कि वो अपने पापा से शिकायत करेगी, वो उनसे सब कुछ बता देगी। ये कहकर माया घर की तरफ भागने लगी। तभी कान्हा ने उसके सिर पर डंडा मार दिया। कान्हा और कालू ये समझ गए थे अगर ये जिंदा बची
तो जाहिर है कि अब ये फंसा देगी, हमारा नाम ज़रूर ले लेगी, हमारी करतूत को सबके सामने बेनकाब कर देगी। और जब वो माया भाग कर घर की तरफ जा रही थी तभी कान्हा ने उसके सिर पर डंडा मार दिया। सिर के पिछले हिस्से पर डंडा पड़ने से वो गिर गई और बेहोश हो गई। कालू और उसका भाई कान्हा माया को घसीटते हुए अपने साथ तंबू में ले गए, जहाँ कालू की पत्नी लाड देवी ये सब देखकर डर गई। कालू की पत्नी लाड देवी ने पूछा कि तुमने क्यों मारा इसे, क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? लेकिन कालू ने अपनी पत्नी को डपट दिया और उसे कहा कि अब इसे ठिकाने लगाना है। इसके बाद कालू, कान्हा और उसकी पत्नी लाड देवी माया को घसीटते हुए भट्टी के पास ले गए और उसे उठाकर भट्टी में डाल दिया। फिर वो लोग माया पर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। माया की लाश करीब 3 घंटे तक भट्टी में जलती रही, लेकिन वो पूरी तरह जली नहीं। जिसके बाद कालू और कान्हा मिलकर माया की लाश के 20 टुकड़े करते हैं और लाश को 2 अलग अलग बोरियों में भरकर पास की नहर में फेंक देते हैं। कालू और कान्हा की निशानदेही पर पुलिस ने माया की लाश के टुकड़े बरामद कर लिए और लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 बोरियों में लाश के टुकड़े देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि टुकड़ों से ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसी इंसान के हैं या जानवर के। लेकिन डॉक्टर सारे टुकड़ों को धीरे धीरे उनकी सही जगह पर रखते तो ये साफ हो गया ये टुकड़े किसी इंसानी लाश के ही हैं, जो कि 17 साल की लड़की थी। खोपड़ी की नाक, जो कटी हुई खोपड़ी थी, उसकी जो नाक थी उसमें एक नोज रिंग थी, जिसे देखकर माँ ने पहचान लिया कि ये उनकी ही बेटी है। डीएसपी श्याम सुंदर ने कालू और कान्हा का पेनाइल स्वैब टेस्ट करवाया। ये टेस्ट रेप की घटना के 48 से 72 घंटे के बीच किया जाता है। इस टेस्ट से गुप्तांगों में लगे एलिमेंट्स की जांच की जाती है, जिससे पता चलता है कि क्या गुप्तांग पर किसी और के शरीर के एलिमेंट हैं। कालू और कान्हा के गुप्तांगों के डीएनए और लड़की की लाश का डीएनए भी मैच कराया गया, जो कि मैच हो भी गया, जिससे साफ हो गया कि इन दोनों ने लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया था। फॉरेंसिक टीम ने लाश का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, जिससे यह पता चला कि जिस वक्त इन दोनों ने माया को भट्टी में जलाया था उस वक्त वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, उसका दिल धड़क रहा था, उसकी रगों में खून दौड़ रहा था। इन सबूतों के आधार पर भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट में कालू और कान्हा समेत 9 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और जिंदा जलाने का मुकदमा चला। पीड़ित पक्ष के वकील ने सीधे मौत की सजा तलब की। कोर्ट में 9 महीने तक मामले की सुनवाई चली और 18 मई साल 2024 को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने कालू और कान्हा को मौत की सजा सुना दी। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं। जज ने दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की सजा सुनाई। वहीं संजय समेत 7 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। फिलहाल कालू और कान्हा जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और अपने आखिरी दिन बस उंगलियों पर गिन रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि एक पिता ने जिस शख्स पर भरोसा किया अपनी बेटी के लिए, उस शख्स ने ही सबसे बड़ा धोखा दिया। उनकी बेटी की अस्मत लोची, उसे मार दिया, उसे जिंदा जला दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान भरोसा करे भी तो किस पर। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस खबर को देखने के बाद आप कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें और अपने आप को अलर्ट रख सकें, तो ये हमारी सबसे बेहतर, सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।